आतमजीत सर, सवाल एक दर्शक हैं, उनका कहना ये है कि किसानों को लेकर के जो ऋण माफ़ी की बात इन्होंने कही है, वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है कि ब्याज को लेकर के कैसे क्या है। एक अगर उसको आपने डिटेल स्टडी कर लिया हो, तो ये थोड़ा उस पर एक रोशनी डालिएगा। और दूसरा इनका साथ में इन्होंने ये भी जोड़ रखा है कि बड़े जो किसान होते हैं, इनके खर्चे भी बड़े होते हैं। इसलिए 2 लाख तक का जो ऋण माफ़ी है, वो बहुत कम है और ब्याज तो पूरा ही माफ़ होना चाहिए। तो ये जो घोषणा इसने किया है कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में, हालाँकि बात तो उन्होंने बहुत विस्तृत कही है, कई सारी योजनाओं के साथ में, चाहे वो गोबर खरीद की योजना जैसा कि अभी सुधीर सर ज़िक्र कर रहे थे। शुरुआत में उन्होंने साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो पहले की सरकार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी कमलनाथ के नेतृत्व में, जो इन्होंने 1000 गौशालाएँ बनवाई थी, उसकी शुरुआत की थी, जो भाजपा सरकार ने बंद कर दिया, उसको फिर से शुरू करने की बात ये कह रहे हैं। इसके अलावा गौग्रास अनुदान देने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ सहकारी क्षेत्र के माध्यम से दूध खरीदने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा पशुपालन, मछली पालन, तमाम सारी चीज़ें इन्होंने स्पष्ट की है। सिंचाई की बात भी इन्होंने कर रखी है, जैसा सुधीर सर ने पहले बताया था कि सिंचाई के लिए क्या-क्या योजनाओं की बात हो रही थी। तो इस लिहाज से ये सब जो है किसानों के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है ये वचन पत्र और साथ ही दर्शक का ये सवाल। आतमजीत सर। नमस्कार राम प्रकाश जी। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कृषि से संबंधित। मध्य प्रदेश में जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर में है वो करीब 60% है। नेशनल एवरेज मैं आपको बता दूं अनुमानित 45% है। तो 45% ऑल इंडिया एवरेज है, जबकि मध्य प्रदेश में 59.78 यानी कि 60% लोग जो हैं कृषि से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, लाइफ स्टॉक हो, फिशरी हो, फॉरेस्ट्री हो, फिशिंग। और उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन, जो जीडीपी के टैक्स और सब्सिडीज अगर हटा के ग्रॉस वैल्यू एड अगर आप ऐड करें तो करीब 45%, 44.2% एग्जैक्टली एग्रीकल्चरल आउटपुट है मध्य प्रदेश की, उसके टोटल जीवीए में या टोटल जीडीपी माइनस सब्सिडी में। तो जाहिर सी बात है कि जब 50% पॉपुलेशन, आपकी 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित काम कर रही है, तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि आप कृषि और कृषि से रिलेटेड एक्टिविटी के बारे में बात करें। मध्य प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे नंबर का गेहूं उत्पादक है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद प्याज का दूसरा उत्पादक है। मध्य प्रदेश आपके सरसों में राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और ज्वार में कर्नाटक के बाद सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक है। तो इस तरीके से अगर मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर का इतना बड़ा रोल है, और आपने ये भी देखा होगा मध्य प्रदेश की लेबर जो है वो बाहर के प्रदेशों में कम मिलती है। मध्य प्रदेश का जो किसान है वो अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है, और वो मध्य प्रदेश से पलायन लेबर एक्टिविटी के लिए कम करता है। तो ये, और टोटल सोन एरिया जितना मध्य प्रदेश का है वो करीब 150 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 298 मतलब 1.8 टाइम्स उसमें क्रॉप यील्ड होती है, जो कि पंजाब के बाद दूसरे नंबर पे आती है, 1.9 यील्ड है। और गेहूं में उत्तर प्रदेश को क्रॉस करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का भी प्रोड्यूसर है। तो ये बात सच है कि 2 लाख के ऋण माफी से वहां के किसानों का काम नहीं चलेगा, क्योंकि किसान डबल क्रॉप करता है, रबी और खरीफ की। कम से कम किसानों का 5 लाख तक का कर्जा जो है वो माफ होना चाहिए, और संयुक्त किसान मोर्चा में हमने इसकी डिमांड भी की है। और जहां तक बात सब्सिडीज की है, जब ये सरकार कहती है कि हमने 3.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दी उर्वरकों में और फर्टिलाइजर्स में, तो किसानों की ये भी डिमांड है कि आप सब्सिडी, जो क्रॉस सब्सिडी है, उसको बजाय उत्पादकों को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को या इंपोर्टर्स को देने के, आप हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में दे दीजिए, और हम तय कर लेंगे कि कितना एनपीके यूज करना है। सॉइल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि जो सस्ते जो उर्वरक है वो कम इस्तेमाल हो, और जो उर्वरक जरूरत के हिसाब से है, सॉइल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो ज्यादा इस्तेमाल हो। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो इंपोर्ट पॉलिसी है सरकार की, वो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान पहुंचाती है। आपने देखा ओपन स्कीम में 1.5 मिलियन टन, मतलब कि 150 लाख टन गेहूं जो है वो 2250 रुपए में उस समय मार्केट में फेंक दिया गया, जिस समय किसानों की सोर्सिंग 2400 2450 रुपए कॉस्ट पे होनी थी। इसी तरीके से जैसे ऑयल सीड्स में मध्य प्रदेश में सोयाबीन काफी होता है, सोयाबीन की मध्य प्रदेश की मंडियों में 3500 रुपए कुंटल रेट भी नहीं मिल रहा है, जबकि उसकी लागत ही 3200-3300 रुपए है। उसका रीजन ये है कि सरकार ने इंपोर्ट कर दी ऑयल सीड्स में कम,
तो तेल का इंपोर्ट जो है वो 5% आपके सोयाबीन ऑयल और 13.5% पाम एक्सट्रैक्ट ऑयल, उसमें सब्सिडी कम होने की वजह से मार्केट में रेट गिर गए। किसानों की जब जब फसल रेडी होती है, इंपोर्ट पॉलिसी को एग्रीकल्चरल पॉलिसी से रिलेट ना करके ऐसा काम किया जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, चूंकि पिछले 2003 के बाद से 2004 के बाद से कृषि संबंधित क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है। इरिगेशन में पंप सेट्स को लेकर, जैसे कि सुधीर सक्सेना जी ने बताया कि हॉर्स पावर की मोटर जो 5 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर की मोटर्स हैं, उनपे भी जो है इजाफा हुआ है। इसमें एक फिगर मेरे पास ये है कि इरिगेशन पंप जो 13,20,000 थे, वो अब कहीं जाके 32,50,000 हो गए। 2010-11 से लेके ये 2020-21 का आंकड़ा है। 13.20 से 32.5 लाख हेक्टेयर जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। और इरिगेटेड लैंड भी बढ़ा है। अब उसमें पानी की समस्या ये है कि पानी अगर अवेलेबल नहीं होगा इरिगेशन के लिए, समय पे अगर कैनालों की क्लीनिंग नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, तो किसानों का उसका भी नुकसान है। तो वाटर को कैसे यूज किया जाए उन क्षेत्रों में जहां प्रोडक्शन ज्यादा है, वहां इरिगेशन फैसिलिटीज का ज्यादा प्रोवाइड करना, और जहां पानी की वेस्टेज है उसको कैप करना, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। पर सरकार क्या करती है, पानी के विषय में और मोटरों के विषय में वो जो फिक्स रेट लगा देती है अपने लॉसेस पूरे करने के लिए, वो किसानों को मार करते हैं। किसान कहता है कि जहां पानी की वेस्टेज है वहां आप उसको कैप कीजिए। हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ग्राउंड वाटर पे, अगर हम ग्राउंड वाटर लेके और उसको हम सींचते हैं तो हम ग्राउंड वाटर का टेबल भी ऊपर करते हैं। हम ये नहीं कि पानी की वेस्टेज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे काम होने वाला है। सब्सिडीज के मामले में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर किसान को मिल जाएगा और उसको पे तो बहुत क्लियर इंडिकेशन हो जाएगी कि आपका एमएसपी का रेट है, ये आपकी इनपुट कॉस्ट है। अगर इनपुट कॉस्ट 1.5 गुना बढ़ती भी है, एमएसपी अगर टाइम से मिल जाती है, तो अभी है क्या, कॉम्पनसेटरी वेलफेयर मैकेनिज्म में दोनों पार्टीज किसानों के साथ खेलती है। उसका रीजन ये है कि अगर एमएसपी पे किसान को उसकी माकबूल कीमत पिछले 50 सालों में मिली होती, तो 50 लाख करोड़ रुपए का किसान को नुकसान नहीं होता। और किसान को नुकसान नहीं होता तो वो पानी की और इरिगेशन के लिए हॉर्स पावर की मोटरों की सब्सिडी नहीं मांगता। सब्सिडी देना और सब्सिडी लेना एक इस तरीके का नरेशन हो गया है कि जो भी सरकार वहां रहेगी, दूसरी जो अपोजिशन गवर्नमेंट है वो ऐसा कहती है कि हम आपको दान दे रहे हैं, हम आपके लिए ये करेंगे। वो ये नहीं बताती कि आपका कितना नुकसान हो गया पिछले 40-50 सालों में जिसकी वजह से आपकी ये हालत है। तो उनको सेल्फ सफिशिएंट करना और उनको उनके माकबूल कीमत देना और उसके हिसाब से एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाना। जैसे कि मैंने आपको कहा कि देश की 45% लेबर एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जीडीपी का, आपने देखा लॉकडाउन में 6.5% जीडीपी का हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर से आ रहा था, अभी वो 4.5% है। देश का इंपोर्ट, क्योंकि हम लोग अब सफिशिएंट हो गए हैं। पहले हम लोग 60 के और 70 के दशक में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो हमारी जो कृषि थी, कृषि संबंधित जो एक्टिविटी थी, वो अपने अनाज के लिए कंप्लीट नहीं थी। आज हम 85 मिलियन टन, जिस तरीके से आपने देखा लॉकडाउन के बाद 80 करोड़ लोगों को राशन देने के बावजूद 85 मिलियन टन या 850 लाख टन हमने सीरियल्स एक्सपोर्ट भी किए हैं। इसका फिगर डबल भी हो सकता है अगर सरकारें ढंग से काम करें। ये आरोप प्रत्यारोप के मामले में, सब्सिडीज के मामले में, और जैसे आपने देखा ये सरकार ने 6,000 रुपए जो सम्मान निधि तय की, ये एक इंसल्ट है किसानों के ऊपर। और अगर तरीके से चला जाए तो इस देश को हम विकासशील देश बनाने में एग्रीकल्चर संबंधित अगर एक्टिविटी करें तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, अब आपने मनरेगा में देखा जिस तरीके से सरकार कहती थी कि मनरेगा मजदूर जो हैं वो एक वेस्ट है, जबकि इसी सरकार ने 60,000 करोड़ का बजट रखा और अब उनका बजट उनको डबल करना पड़ रहा है 90,000 करोड़ का इस वित्तीय वर्ष में 23-24 में, क्योंकि और कोई साधन नहीं है एम्प्लॉयमेंट के। तो एग्रीकल्चर को अगर आप प्रॉफिटेबल एक्टिविटी बना देंगे तो आपकी लेबर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। जी आतम जी सर, एक थोड़ा सा संक्षेप में जवाब रखिएगा। एक तो ओपीएस की बात जिस तरीके से अभी तमाम जिक्र हो रहा है, अभी भूपेंद्र जी ने भी कहा कि अगर कांग्रेस के जमाने के नौकरियां अगर उनके जो आज बेरोजगार युवा हैं उनके घरों में नहीं रही होती तो आज शायद माहौल कुछ और होता मध्य प्रदेश का। तो एक तो ओपीएस की घोषणा भाई कांग्रेस ने फिर से उसको वचन दिया है। दूसरा, आउटसोर्सिंग बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है देश में, पूरे देश में है, केवल किसी प्रदेश की बात नहीं हो रही, पूरे देश में है। जिस तरीके से आउटसोर्सिंग के लिए कंपनीज आती हैं, फिर 2-3 साल बाद उनका टेन्योर पूरा होता है, वो हटा दी जाती हैं।
पता चलता है कि जो कर्मचारी है वो कर्मचारी भी साथ में चले गए। उसके पीछे की जो वजह है वो आप बहुत ठीक से जानते हैं, उस पे बहुत ज़्यादा उसको कहना भी अब यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। उसको लेकर के भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर के इन्होंने काफ़ी चीज़ें कही हैं और उन्होंने साफ कहा है कि भाई हम चरणबद्ध तरीके से उनको सरकारी कर्मचारियों की तरीके से मान-सम्मान देने का काम करेंगे। हालाँकि ये नहीं कह रहे हैं कि परमानेंट करेंगे, नियमितीकरण करेंगे, ऐसा इन्होंने नहीं कहा है। लेकिन एक बात तो सीधे-सीधे कहीं न कहीं यही कि भाई नियमित के बराबर हम इनको वेतन देंगे, सुविधाएँ देंगे, तमाम चीज़ें देंगे। तो ये दोनों चीज़ें जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो ये संख्या एज़ अ वोटर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी होती है। कितना इफ़ेक्ट रहेगा चुनाव में इस इन दोनों योजनाओं का? देखिए, इससे पहले मैं ओपीएस या आउटसोर्सिंग की बात करूं, एक बात मैं कह देना चाहता हूं। ये सामाजिक न्याय की जो बात है, जिसमें जाति जनगणना की बात की, कांग्रेस ने और 4 स्टेटों में जाति जनगणना कराने की बात की, और मध्य प्रदेश में आप देखने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पहले कहा कि मेरी एक सीट पे, जिस पे हम जीते थे, उस पे कांग्रेस ने पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा अब तो हम 40 सीटों पे लड़ेंगे। तो जब सामाजिक न्याय की बात होती है, तो सामाजिक न्याय से जो जुड़ी हुई समाजवादी पार्टी है या और पार्टियां हैं, उनको एडजस्टमेंट में इंडिया ब्लॉक को क्यों प्रॉब्लम आ रही है? कहीं कांग्रेस वाइडर आउटरीच के चक्कर में कहीं इंडिया ब्लॉक को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में एकता कैसे हो पाएगी जब असेंबली इलेक्शन में ही उनका आपस में विरोधाभास चल रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से कॉम्पनसेंट्री वेलफेयरिज्म की बात होती है, डीबीटी के मामले में भूपेंद्र जी ने बड़े विस्तार से बताया कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस दिशा में देंगे, उस दिशा में देंगे। ओपीएस भी एक तरीके से उसी तरीके का ट्रांसफर है कि चलिए, आपको न्यू पेंशन स्कीम में पैसा पूरा नहीं मिल पाता है तो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी पे आपको ओपीएस जो है, पैसा जो है, आपकी लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी और आपका पैसा जो है स्टॉक मार्केट में नहीं जाएगा। अब मेरा कहना यह है कि ओपीएस स्कीम ऑन द कॉन्ट्ररी ठीक है, पर उसकी फंडिंग कैसे होगी? क्योंकि सरकार ये कहती है कि कांग्रेस तो रेवड़ियां बांटने में लगी हुई है, क्योंकि अगर वो रेवड़ियां ज्यादा बांटेगी तो उनका बजट ही नहीं है। तो ओपीएस को सस्टेन कैसे कर पाएंगे अगले 5 सालों में? देश का 60% जो पैसा है हमारे पास, जो रेवेन्यूज आता है, वो खाली पेंशन में चला जाएगा। तो इस पे कांग्रेस का क्या जवाब है कि ओपीएस सस्टेनेबल है? पहली बात तो ये। आउटसोर्सिंग की जहां तक बात है, आपने महाराष्ट्र में भी देखा, महाराष्ट्र मराठी मानुस को लेकर, यूपी में देखा आपने। अब रोजगार का जहां तक सवाल है, आपने पहला सवाल किया 2 करोड़ रोजगार लोगों को कब मिलता है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा बीजेपी ने किया। तो जो अब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन जाति जनगणना के आधार पे होगी, तो क्या ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर की रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? क्योंकि पब्लिक सेक्टर में तो एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। सरकारी की वित्तीय खाते के हिसाब से जो मौजूदा एम्प्लॉयज हैं, उन्हीं की सैलरी बड़ी मुश्किल से निकल रही है और बहुत सारी चीजें प्राइवेटाइज की जा रही हैं। तो क्या ये रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में भी जाएगा? और अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन जाएगा तो आउटसोर्सिंग का मामला अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस स्टेट के लोग होंगे उसी स्टेट के लोगों को नौकरी मिलेगी। तो कई चीजें हैं जिसपे बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं हम 1500 देंगे, वो कहते हैं हम 2500 देंगे महिला सम्मान में, वो कहते हैं हम सिलेंडर 500 का देंगे, बीजेपी कहती है हम भैया 400 का दे देंगे। और हो सकता है इलेक्शन आते आते जब देखें वोट नहीं मिल रहे तो फ्री में भी सिलेंडर बांट दें। आपने देखा योगी महाराज ने यूपी में कह दिया कि दिवाली पे फ्री सिलेंडर, हम मैंने जो वादा किया था। अब फ्री सिलेंडर की याद उनको कहां से आ गई? तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो डीबीटी ट्रांसफर्स हैं या फ्री सिलेंडर है या महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर तमाम बातचीत देश की प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी करती है, इनके पास रोड मैप क्या है आगे का? वो रोड मैप सोशल जस्टिस का है, या रोड मैप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का है, या पैसा कैसे आएगा उस स्टेट में? और जिस तरीके से मैंने आपसे पहले किसानों की बात की, किसानों की ऋण माफी तो आप एक तरफ हो गया, ये भी एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ही पार्ट है। मैं ये कहता हूं कि किसानों को वाइबल करने के लिए, उनको प्रॉफिटेबल करने के लिए, या उनका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार के पास या ऑपोजिशन के पास कोई पॉलिसी है? तो जब तक वाइडर मैक्रो पॉलिसी पे अगर आप बात नहीं करेंगे और सिर्फ ये इश्यूज पे कि फलाने प्राइवेट कंपनी कॉर्पोरेट ने ये कर दिया और पब्लिक में ये हो रहा है और सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं ये वादे सारे खोखले नजर आते हैं। जैसे कि पहले हमारे वक्ता ने कहा, अभी मेरे ख्याल वो जी। है नहीं, चले गए हैं, उनका बड़ा क्लियर पॉइंट था कि 1290 वादे तो आपने कर दिए, पर 7 वचन तो आप रख नहीं सकते शादी करने के बाद। तो 1290 वचनों का क्या औचित्य है? तो इसमें मेरे ख्याल है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेट वाइज बननी चाहिए। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अदानी का सिंगरौली का प्रोजेक्ट चल रहा है बिजली का, ठीक है? उसमें जो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट थी,
वो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट का ऑब्जेक्शन था, उस ऑब्जेक्शन को परे करके उन्होंने सिंगरौली का फॉरेस्ट एरिया को माइनिंग के लिए अदानी की सोल बिडिंग 5% रेवेन्यू शेयर पे गवर्नमेंट ने ओके कर दी। तो ये जो विषय हैं ये ज्यादा बड़े विषय हैं, क्योंकि आप एक एनवायरनमेंट का नुकसान कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनके कॉर्पोरेट जितने भी विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनके 10.5 लाख करोड़ रुपए की, आज की डेट में 2023-24 वित्तीय वर्ष की बात कर रहा हूं, 10.5 लाख करोड़ रुपए का विलफुल डिफॉल्ट है, जो कि बैंकों और स्टेट बैंक, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहा हूं। 10.5 लाख करोड़ का पब्लिक सेक्टर बैंक का पैसा फंसा हुआ है एज पर दी आरबीआई, जिसका 6 महीने से कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, वो पैसा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता नहीं है प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो विषय हैं ये बड़े विषय हैं और इन पे चर्चा होनी चाहिए, बजाय इसके कि कौन कितने पैसे दे रहा है किसके हाथ में। क्योंकि ये जो आप कहते हैं ना सम्मान योजना, ये सम्मान योजना नहीं है, ये अपमान योजना है। 6,000 रुपए किसान को देकर वो किसान अपमान योजना उसका नाम रखना चाहिए, सम्मान योजना नहीं रखना चाहिए। जी।